हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी। तो चलिए आज एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके पहले की सारे वीडियोस में हमने क्या पढ़ा है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे एनिमल्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस और उसका मैकेनिज्म। ठीक, तो प्लांट्स में जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होगी, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है। ठीक, तो पौधों में ही और भी मोड्स या और भी तरीके होते हैं न्यूट्रिशन लेने के, तो वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक, सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मीन्स होता है, एक वर्ड है आपका पैरासाइट। ठीक, पैरासाइट मीन्स होता है परजीवी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परजीवी। ठीक है, तो परजीवी क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं और वो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहकर उसका न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लीजिए कि कौन कौन से होते हैं। पैरासिटिक होता है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा और सिम्बायोसिस होगी, यानी कि सहजीविता। ठीक है, तो अब सबको एक एक करके समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं कि ये क्या होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि एक वर्ड है आपका पैरासाइट। पैरासाइट का मीनिंग होता है परजीवी। इसमें भी आप देख सकते हो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो परजीवी यानी कि जो दूसरों के अंदर रह के या दूसरों की बॉडी में ग्रो करें या अपना लाइफ स्पेंड करें। ठीक है, तो अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा तो इसमें क्या होगा, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, कस्कुटा। ठीक, प्लांट्स में ये इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ठीक, अमरबेल क्या होता है, ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे प्लांट पे क्लाइंब करना स्टार्ट करता है। जैसे कोई लता होती है, या अगर आपने करेले का पौधा देखा होगा या ऐसा भी लौकी का पौधा हो, तो वो क्या होता है, वो किसी के सहारे से ग्रो करते हैं, यानी उनको क्लाइंब करने के लिए किसी एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो दीवार के सहारे हो या किसी लकड़ी या किसी डंडे के सहारे हो। तो उसी तरीके से ये अमरबेल भी होती है। ठीक, नाम में ही लिखा हुआ है बेल, यानी कि ये एक लता टाइप का कोई स्ट्रक्चर होगा इस पेड़ का। तो ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे पौधे की टहनी पे या डाल पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, उसके सहारे क्लाइंब करना स्टार्ट करेगा और जो भी न्यूट्रिशन, जो हमारा मेन पौधा जो है, जिसे हम होस्ट कह सकते हैं। ठीक, दो वर्ड्स होते हैं, होस्ट एंड पैरासाइट। ठीक, तो जो भी हमारा मेन पौधा है, मेन प्लांट जो है, उसे हम कह रहे हैं होस्ट। ठीक, और ये हो गया अमरबेल या कस्कुटा जो है, वो क्या करेगा, इस पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा और जो भी न्यूट्रिशन ये होस्ट प्लांट खुद से रूट्स के थ्रू सॉइल से लेता है और ग्रो करता है, वो क्या करेगा, वही सारे न्यूट्रिएंट्स ये इससे लेना स्टार्ट करेगा। ठीक, तो जब इस होस्ट प्लांट के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर इस पौधे ने ले लिए, तो ये क्या करेगा, ये तो अच्छे से ग्रो करेगा, बट ये धीरे धीरे मरना या धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है, कस्कुटा। चलिए नेक्स्ट आपका जो है वो है इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स।
ठीक, अब हमने पहले जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें हमने पढ़ा था हर्बीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स और ओमनीवोर्स एनिमल्स। ठीक, तो उसी तरीके से ये क्या है, इंसेक्टिवोर्स। हर्बीवोर्स होते थे जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो जो कि फ्लैश या मीट खाते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं। उसी तरीके से इंसेक्टिवोर्स क्या हो जाएंगे, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं या इंसेक्ट्स से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक, तो इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, ठीक, पिचर प्लांट क्यों बोलते हैं इसे, पिचर का मतलब होता है मटके जैसे शेप का। ठीक है, तो पिचर प्लांट क्यों बोला, क्योंकि इस प्लांट की जो लीव्स होंगी वो एक मटके की शेप में मॉडिफाई हो जाती हैं, यानी कि रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, इसका जो भी लीव्स होंगे, मैं एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ इसके ऊपर एक इसकी लीफ लिड की तरीके से काम करती है। ठीक है, तो ये जो पूरा ये एक मेन इसकी ब्रांच है पौधे की। ठीक, और ये इसका एक लीफ ही है जो मॉडिफाई हो गया है किस फॉर्म में, पिचर के फॉर्म में, यानी कि मटके के फॉर्म में। ठीक, और इसके ऊपर क्या है, ये एक कवरिंग के लिए काम कर रहा है। अब इसमें क्या होते हैं, पिचर प्लांट में छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका डायरेक्शन जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक, पिचर प्लांट में क्या होगा, बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होंगे, छोटे 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 छोटे, और उनका डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। अब जब भी कोई इंसेक्ट या कोई भी कीड़ा या कोई भी और एनिमल इसके पास आएगा छोटा सा, तो क्या होगा, जब भी वो इस पे आएगा तो ये क्या करेगा, वो इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक पाइप जैसी होती है ना, मटके में खाली अंदर स्पेस होता है, तो उसमें भी क्या होता है, कोई भी एनिमल या कोई भी छोटा मोटा इंसेक्ट क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो जब भी कोई इंसेक्ट इसके अंदर एंटर करेगा, अब क्योंकि इसके हेयर्स जो हैं वो क्या हैं, नीचे की तरफ है, तो वो जैसे ही इसमें एंटर करेगा वो अब फिर इसमें ट्रैप्ड हो जाता है, यानी कि इसमें फंस जाता है। क्यों फंस जाएगा, इसके बालों की वजह से, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो वो अगर ऊपर उड़ के जाना भी चाहे तो नहीं जा सकता। एंड सेकेंड थिंग कि इसका ये जो लिड है, यानी एक जो ढक्कन की तरीके का स्ट्रक्चर है, वो उसको कवर कर लेता है। ठीक, और ये प्लांट इसको अपने अंदर, किसी भी कीट को या किसी इंसेक्ट को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेगा और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक, सो इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स यानी कि कीट भक्षी पौधे। क्यों कह रहे हैं कीट भक्षी, क्योंकि ये किससे न्यूट्रिशन लेते हैं, अपना इंसेक्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके लीव्स का जो शेप है या जो इसकी लीव्स हैं वो एक मटके के आकार में मॉडिफाई हो जाती हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉफ्स में होगा। किस में होगा, सैप्रोट्रॉफ्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उनको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉफ्स। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फंगाई या फंजाई जिसे हम बोलते हैं। ठीक, ये हम सब ने डेली लाइफ में देखा है कि फंजाई कैसी होती है। ठीक, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप एक ब्रेड का टुकड़ा रख दो या रोटी का टुकड़ा रख दो, या कोई भी चीज़ अगर हम कभी कभी टिफ़िन बॉक्स में अगर वेस्ट मटेरियल या वेस्ट फूड आप बंद करके छोड़ दो कुछ दिनों तक, तो क्या होता है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर दिखने लगती है हमें, उसे ही हम क्या कहते हैं, फंगाई कहते हैं या फंजाई कहते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, ये सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी पोषण लेते हैं। सैप्रोट्रॉफिक मतलब होता है सड़े गले पदार्थों से।
ठीक। तो अगर हमने किसी भी भोजन को 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया तो वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली खराब होगा, उसमें सड़न पैदा होगी। तो उस पे जो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेंगे या जो अपना पोषण लेंगे उन चीज़ों से, उनको हम क्या बोलते हैं, फंगाई। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सेप्रोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफिक को हमने क्या कहा, सेप्रोट्रॉफ्स। सो फंजाई किसके अंदर आता है, सेप्रोट्रॉफ्स के अंदर आता है। अब फंगाई को ग्रो करने के लिए भी ज़रूरी है कि वो कहीं से तो प्रेजेंट होगा, या उसके स्पोर्स हवा में ही प्रेजेंट होते हैं फंगाई के। ठीक है। और जब भी उनको ऐसा कोई एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि थोड़ा सा गर्मी वाला एनवायरनमेंट हो और थोड़ा नमी हो उसमें, तो वहाँ वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो जब भी उनको अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग अपने बहुत अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पे वो बहुत रैपिडली यानी बहुत जल्दी ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सेप्रोट्रॉफ्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, फंगाई। ठीक है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। ठीक। नॉर्मल लैंग्वेज में लोग क्या कहते हैं, जैसे कोई भी चीज़, ब्रेड का टुकड़ा है, अगर उस पर फंजाई डेवलप कर गई, वाइट कलर का आपको लेयर दिख रहा है, या रोटी आपने टिफ़िन बॉक्स में छोड़ दी या कहीं बंद करके ऐसे ही 2-3 दिन हो गए, तो उसमें क्या लोग कहेंगे कि रोटी ख़राब हो गई या रोटी के ऊपर बुकड़ी लग गई है। ठीक है। तो उसको हम क्या, वो एक जनरल लैंग्वेज, जनरल टर्म लोग यूज़ करते हैं, बट मेनली वो कभी ब्लैक कलर की भी आपने लेयर देखी होगी, बहुत सारे हैं। ठीक है। तो वो मेनली क्या होता है, वहाँ पे वो फंगाई ग्रो कर रही है। नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सिम्बायोसिस, आपने एक वर्ड सुना होगा। ठीक है। सिम्बायोसिस, इसे हम कहते हैं सहजीविता। ठीक है। सहजीविता मतलब, सह मतलब होता है साथ साथ, और जीविता मतलब जीवन व्यतीत करना। ठीक है। तो सिम्बायोसिस में क्या होगा, कोई भी 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे और वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या होंगे, यूजफुल होंगे, यानी कि लाभकारी होंगे। उसमें से कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता था कि जो भी हमारा पैरासाइट है वो होस्ट का सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेता था, और होस्ट जनरली उस केस में क्या करते हैं, मर जाते हैं, या पेड़ पौधे जो भी होते हैं वो सूख जाते हैं, होस्ट पौधा जो भी होता है। ठीक। तो इसमें फायदा किसका हुआ, पैरासिटिक मोड में सिर्फ पैरासाइट का हुआ, यानी कि सिर्फ परजीवी का फायदा हुआ। ठीक। जो भी हमारा होस्ट पौधा है उसका कोई भी फायदा नहीं है, उसने जो भी न्यूट्रिशन सॉइल से लिया वो उसके लिए सारा वेस्ट हो गया। ठीक। लेकिन सिम्बायोसिस में क्या होगा, सिम्बायोसिस में कोई भी 2 ऑर्गेनिजम्स अगर साथ साथ हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए यूजफुल होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। यानी कि राइजोबियम जीवाणु। ठीक है। अब ये राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जैसे एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है, ठीक है, तो जनरली पौधों को अच्छे से ग्रो करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की और पोटेशियम की। NPK इनको हम कहते हैं, NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। ठीक। K सिंबल है पोटेशियम का। अब ये क्या है, ये हमारे जनरल जो भी हमारा खाद मिलती है बाज़ार में वो क्या होती है, उसमें यही तीनों प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है। तो अब एनवायरनमेंट में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, प्लांट्स उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर ले रहे हैं, क्यों हमें अलग से सॉइल में नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि प्लांट्स नाइट्रोजन को एज इट इज़ गैस के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन साइकिल होती है एक, वो पूरा प्रोसेस होता है जिसके बाद नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज इट इज़ जो एयर में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, उसको यूज़ नहीं कर सकते प्लांट्स। तो वो क्या काम करना, अब जैसे मान लीजिए सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक,
तो अब सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट्स के लिए वो यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज तो ले नहीं सकते। तब उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? कन्वर्ट करने का काम क्या कौन करता है? ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, कोई भी पल्सेस आप ले लीजिए, कोई भी दाल के पौधे जितने होते हैं उनकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाएंगे? जितनी भी दाल की फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? जो भी सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करने का काम करेंगे। ठीक, तो वो कन्वर्टेड नाइट्रोजन जो है वो किसके काम आएगी? उस प्लांट के काम आएगी। ठीक, और जो भी प्लांट का न्यूट्रिशन है वो जब राइजोबियम बैक्टीरिया किसी प्लांट की जड़ में रह रहा है तो उससे वो क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। तो एक तरीके से क्या हुआ, दोनों को न्यूट्रिशन मिला, ये दोनों के लिए ही यूजफुल है, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? सहजीविता या सिम्बायोसिस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें अभी तक मुझे लगता है क्लियर हो गई होंगी। 4 चीज़ें मैंने बताई अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एक होता है हमारा ये अभी जो लेटेस्ट हमने पढ़ा वो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके पहले हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस, उसके पहले हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये 3-4 जो हैं ये मैंने बताए हैं, ये एक बार आप देख लीजिएगा फिर से। आई थिंक कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप एक लाइक तो ज़रूर करिए मेरी वीडियो पे। ठीक, चलिए, और शेयर करना ज़रूर नहीं भूलना है। चलिए, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक, अभी तक इसके पहले हमने ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ ली। अब हेटेरोट्रॉफिक में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। हेटेरोट्रॉफिक यानी कि आपको पता ही है जिस भी एनिमल में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उनको हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। ठीक, अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सबसे पहला है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये जो होलोजोइक वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ठीक, एक है होलो और एक है जोइक। ठीक है, होलो मीन्स होता है होल या पूरा। ठीक है, होलो मीन्स क्या होता है आपका? होल। ठीक है, और जोइक इज रिलेटेड टू एनिमल। ठीक है, जू बोलते हैं ना, जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में मेनली क्या होते हैं? एनिमल्स ही तो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जिन्हें हम देखने जाते हैं। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी कि ये कुछ जानवरों से रिलेटेड है। और होलो मीन्स होता है होल यानी कि पूरा का पूरा। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा कि कोई भी फूड पार्टिकल एज इट इज कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर लेगा। ठीक है, और उसका ब्रेकडाउन कहाँ होगा? उसकी बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, अभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी कई सारे स्टेप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। अभी आप एक छोटी डेफिनेशन देख लो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स क्या है कि एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड। कोई भी एनिमल सॉलिड फूड पार्टिकल क्या करेगा? अपने अंदर लेगा, मतलब उसको खाएगा, और उसका ब्रेकडाउन यानी कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम कहाँ होगा? उसकी बॉडी के अंदर ही होगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम ये जो है ये हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्यूलर हैं। यूनिसेल्यूलर इन्हें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूनि मीन्स होता है सिंगल। ठीक है, सिंगल सेल्यूलर यानी कि जिसमें सिर्फ ये सेल्स से रिलेटेड है।
ठीक। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलके बनी हुई है? सेल्स से मिलके बनी हुई है। बहुत सारी सेल्स होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। तो लेकिन ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं और भी बहुत सारे हैं, तो ये सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, ठीक। इसमें कोई दूसरी सेल नहीं होगी। इनका जो भी बॉडी फंक्शन, जो भी इसका मेटाबॉलिज्म, सब कुछ, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, जितने भी प्रोसेस है वो सारा सिंगल सेल में होता है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिसेल्युलर या फिर एक कोशिकीय। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जंतु। इसके बाद नेक्स्ट सेप्रोट्रॉफिक हमने डिस्कस कर लिया। इसमें मैंने फंजाई या कवक का एग्जाम्पल आपको दिया था। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मैंने बता दिया है आपको, कस्कुटा या अमरबेल में होता है, ठीक है। अब चलिए, अब इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके इसमें और अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, या कितने सोपान होते हैं, या कितने चरण होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, कितने पार्ट्स में ये कंप्लीट होता है। सबसे पहला है इंजेशन, ठीक। इंजेशन मतलब इन एंड जेशन, यानी कि इसे हिंदी में जिसे कहते हैं अंतर्ग्रहण, यानी कि किसी भी फूड को अपने अंदर लेना या खाना, ठीक। देन डाइजेशन, यानी कि पाचन, उस फूड का हमारी बॉडी में डाइजेशन होना, यानी कि किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल का, किसी बड़े से मॉलिक्यूल का, किसी बड़े से फूड पार्टिकल का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होना, यानी उसका पाचन होना। एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जिसे कहते हैं हिंदी में। अवशोषण मतलब जितने भी हमारे फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, उन्हें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करना या अवशोषित करना, ठीक है। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, इजेशन, बहिर्क्षेपण, ठीक। सो ये इजेशन मीन्स, बहिर्क्षेपण मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से पास आउट कर देना। ये 5 चरण होते हैं या 5 स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इन्हीं 5 स्टेप्स में ये पूरा होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक। तो इसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जंतु का, अमीबा का, ठीक। तो अब इसमें देख लेते हैं कैसे होता है डाइजेशन। अमीबा है, एक कोशिकीय जंतु है। अमीबा आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, कोई भी इसका डेफिनेट शेप नहीं होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा अमीबा है आपका, ठीक। अब जब इसको फूड पार्टिकल इसके पास कोई दिखा तो इसने क्या किया? स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन किया, यानी कि इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक। और सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका भित्ति। तो अपनी ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है उसको वो क्या करेगा? बढ़ाएगा आगे की तरफ, ताकि वो फूड पार्टिकल के पास पहुंच सके। जैसे मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है इसका, ठीक है, ये एक फूड पार्टिकल हो गया। कोई भी फूड पार्टिकल आया तो ये क्या करेगा? स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, स्यूडो एंड पोडिया, ठीक। तो स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, या जिसे हम नकली कह सकते हैं, या सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ ये मतलब फॉल्स मीन्स मेनली क्या होता है? सही या गलत में निशान लगाने के लिए ट्रू और फॉल्स होता है ना, तो उसी तरीके से फॉल्स यानी कि नकली, सिर्फ दिखने के लिए। पोडिया मीन्स पैर या फूट, ठीक। तो स्यूडोपोडिया का मतलब क्या हो गया? नकली पैर। अब इस अमीबा में क्योंकि ये एक यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जंतु है, तो अलग से कोई, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंशिएशन है कि ये हाथ है, ये पैर है, ये अलग अलग
पार्ट्स है ना, तो इसमें कोई पार्ट अलग अलग तो है नहीं, तो इस फूड के पास जाने के लिए ये क्या करेगा, स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फूट का फॉर्मेशन करेगा, फॉल्स फूट बनाएगा। कैसे बनाएगा, अपनी कोशिका भित्ति को आगे बढ़ा के, इस तरीके से इसने ये आगे बढ़ा लिया। ठीक, तो अब ये कोशिका भित्ति जो यहाँ पे थी ये बढ़ के कहाँ आ गई आपकी, ये स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा हो गया। ठीक, अब ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, तो चलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अपने पैरों का प्रयोग करते हैं ना, इसीलिए इसको इस जो स्ट्रक्चर ये बनाता है उसको हमने क्या कह दिया, स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो इसी स्यूडोपोडिया की मदद से ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल को कैप्चर करेगा। अब जब इसमें एक्सटेंशन हुआ तो फूड पार्टिकल इसके और पास आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना, इसने इसे फूड को कैप्चर किया। इसके बाद ये धीरे धीरे क्या होगा, इसकी बॉडी में एंटर होगा, यानी कि टेक इन फूड वैक्यूल क्यों लिखा है, ये अंदर ये गया फूड, जब ये फूड अंदर जाएगा तो इस तरीके से फूड वैक्यूल का यानी कि खाद्य रिक्तिका का निर्माण होगा। ठीक है, रिक्तिका मतलब होती है रिक्त स्थान भरिए, रिक्त मतलब होता है खाली स्थान, है ना, तो रिक्तिका मतलब भी क्या कि इस फूड पार्टिकल के चारों ओर क्या हो गया, एक खाली स्थान जैसा या रिक्तिका भित्ति बन गई हमारी। ठीक है, और ये क्या है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, इसके किसमें, प्लाज्मा में, जो भी इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है अमीबा के अंदर उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं ना। तो इसके अंदर एक फूड वैक्यूल या खाद्य रिक्तिका का निर्माण होता है। खाद्य रिक्तिका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारा फूड प्रेजेंट है, और उसी फूड के चारों ओर किसका निर्माण हुआ है, रिक्तिका का निर्माण हुआ है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ खाद्य रिक्तिका। ठीक है, अब क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, यानी कि इस फूड का क्या होगा, ये छोटे छोटे पार्ट्स में यहीं पे ही डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फूड पार्टिकल इसकी बॉडी के अंदर यहीं पे ही क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया। ठीक, अब जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा तो जैसे मान लीजिए, अब डाइजेशन कैसे होगा, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी तो है नहीं कि उसको अच्छे से केमिकल उसमें मिक्स होंगे या जो भी होगा, तो डाइजेशन कैसे होगा, ये सिंपली क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में, मान लीजिए ये फूड टूट गया, तो अब ये क्या हो गया, ये इसके साइटोप्लाज्म में ही मिक्स हो गया, है ना, जो इसके अंदर अमीबा के अंदर लिक्विड मटेरियल भरा था, जैसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं, साइटोप्लाज्म, है ना, या कोशिका द्रव्य कहते हैं हम इसे हिंदी में, है ना। तो साइटो इज रिलेटेड टू सेल, यानी कि कोशिका से रिलेटेड है, कोशिका से संबंधित टर्म है साइटो। प्लाज्म होता है द्रव्य से रिलेटेड, लिक्विड, है ना, तो इसीलिए किसी भी कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है, जो द्रव्य पदार्थ है, उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसी कोशिका द्रव्य में ये फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया और डिफ्यूज हो गया, मतलब मिक्स हो गया उसके अंदर। ठीक है, अब डिफ्यूज हो गया, बाकी जितना काम का था इसने पोषक तत्व उससे लिए, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, यानी कि जिसका पाचन नहीं हो सकता या जो इसमें इसके साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज नहीं हो सकता, वो क्या होगा, मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। यानी कि सेल का जो सरफेस है, ये जो मैंने लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये क्या है, इसकी सतह है, सेल की सतह पर धीरे धीरे अनडाइजेस्टेड फूड आके यहाँ से बाहर की ओर निकाल दिया जाएगा, वेस्ट मटेरियल बॉडी से पास आउट कर दिया जाएगा। ठीक है,
इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है। मेन यही स्टेप्स होंगे। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इंजेशन हुआ, यानी कि इसने फूड पार्टिकल को क्या किया, कैप्चर किया। डाइजेशन हुआ यानी कि डिफ्यूजन हुआ उस सिंपल सब्सटेंस का साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। इसके बाद जो भी इसने मटेरियल्स थे, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, अपने अंदर क्या किए, ग्रहण कर लिए, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद क्या होगा, इजेशन यानी कि बहिर्क्षेपण हो गया। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था वो मूव हुआ सरफेस पे, सेल की सरफेस पे, सेल की सतह पे मूव हुआ और वो बाहर की तरफ निकाल दिया गया। ठीक, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एग्जाम्पल था कि डाइजेशन या आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो और भी चीज़ें जानने के लिए हमारा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। माइंड मेकर गुरुजी ऐप है, ज़रूर डाउनलोड कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें अब डिस्कस करनी है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक, तो ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, फूड हम अपने मुंह में लेते हैं, यानी कोई भी फूड पार्टिकल, चावल, दाल, रोटी, सब्जी या जो भी नॉर्मल खाना आदमी खाना पसंद करे, वो सबसे पहले कहाँ जाता है, हमारे माउथ में जाता है। ठीक, सो यहाँ पे क्या हो गया, इनटेक ऑफ होल फूड। ठीक, अब यहाँ पे इनटेक ऑफ होल फूड हो रहा है, यानी कि पूरा का पूरा खाना लिया जा रहा है एज अ फूड पार्ट, मतलब फूड सॉलिड फॉर्म में लिया जा रहा है। तो ये भी किस में आ जाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माउथ में क्या हुआ, इनटेक ऑफ होल फूड, यानी कि फूड का एक टुकड़ा हमने क्या किया, अपने मुंह में लिया। उसके बाद क्या होता है, हमारे मुंह में दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक डेंटल फॉर्मूला होता है उनका कि उनका पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एक ओवरव्यू आप देख लो कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, फिर वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। टीथ हमारे माउथ में प्रेजेंट हैं, तो टीथ का काम क्या है, मेनली जो भी हम खाना अपने मुंह में लेते हैं उसको तोड़ने का, चबाने का, काटने का काम कौन करेगा, हमारे टीथ करेंगे। ठीक है, फिर टीथ के बाद हमारे मुंह में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, यानी कि हमारी जीभ प्रेजेंट है। तो जीभ से क्या होगा, वो खाने को क्या करती है, घुमाने का यानी रोल करने का काम करती है। हम मतलब हमारे दो साइड में जो दांत हैं, एक साइड इधर लेफ्ट और राइट में, तो हम क्या करेंगे, फूड को जो हम रोल करते हैं वो किसकी मदद से होता है, टंग की मदद से होता है। उसके बाद लिखा है टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक, हमारी टंग पे टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होगा, हमें उस खाने के स्वाद का पता चलेगा। ठीक, तो खाने का स्वाद हमें कैसे पता चलता है, हमारी जीभ से पता चलेगा। खाने को घुमाने का काम कौन करेगा, मिक्स करने का काम कौन करेगा, जीभ करेगी। ठीक है, अब जीभ के ही पिछले पार्ट में यानी कि थोड़ा सा अंदर की तरफ हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या सिक्रीट करेंगी, सलाइवा सिक्रीट करेंगी और म्यूकस सिक्रीट करेंगी। ठीक, सलाइवा और म्यूकस ये दो चीज़ें सिक्रीट करती हैं। सलाइवा मीन्स होता है लार। ठीक है, तो हमारे मुंह में क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथिका प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, जिस किसका सिक्रीशन करेगी, किसका स्त्राव करेगी, लार का स्त्राव करती है। ठीक, और साथ में म्यूकस का, यानी एक तरीके का चिकना पदार्थ आप कह सकते हो। तो लार का जब स्रावण होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ना रोलिंग ऑफ फूड, तो वो फूड के साथ मिक्स होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब लार में एक चीज़ प्रेजेंट होती है, एक इसको हम एंजाइम कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी क्यों, क्योंकि ये सलाइवा में प्रेजेंट है, यानी कि लार में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सलाइवरी।
एमाइलेज, दिस इज टर्म यूज फॉर एंजाइम, ठीक है, ये एक एंजाइम का नाम है। तो हमारे सलाइवा में यानी हमारे लार में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट है, जो किसका पाचन करेगा? हमारे खाने में अगर हमने कोई भी स्टार्च लिया है या कोई भी मंड युक्त पदार्थ लिया है तो उस स्टार्च का या उस मंड का पाचन जो होगा वो हमारे मुंह में ही होगा, ठीक है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भोजन का पाचन होता है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक, क्योंकि स्टार्च क्या है? हमारा एक न्यूट्रिएंट है, एक पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में उपस्थित है, ठीक। तो इस स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हुआ? हमारे मुंह से शुरू हुआ। कैसे हुआ? हमारे मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो लार ग्रंथिकाएं उपस्थित हैं, उनसे सिक्रीशन हुआ किसका? लार का, यानी कि लार का स्रावण हुआ, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये एक तरीके का क्या है? एंजाइम, ठीक है। ये एक एंजाइम है जिसकी मदद से ये स्टार्च शुगर में यानी कि शर्करा में कन्वर्ट हो गया या बदल गया, ठीक है। हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था कि जो उनका फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा रिजल्ट होगा पूरी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का, वो क्या होता है? एक शुगर होता है, एक हेक्सोस शुगर होता है ना, ठीक है, हेक्सोस शुगर होती है, ठीक। और जो भी एक्स्ट्रा शुगर होगी वो किस फॉर्म में बचा के रखते हैं पौधे? स्टार्च के फॉर्म में बचा के रखते हैं, है ना। तो हम अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट हैं? पौधों पे ही तो डिपेंडेंट हैं। और जब वही स्टार्च युक्त पदार्थ या स्टार्च युक्त फल सब्जियां जो कुछ भी है जब हम खाएंगे तो उस स्टार्च का पाचन हमारी बॉडी में तो होना चाहिए ना, ज़रूर, तभी तो हमें उससे क्या मिलेंगे? पोषक तत्व मिलेंगे। तो इसीलिए इस स्टार्च का पाचन कहाँ पे होगा? हमारे मुंह में ही होगा, ठीक। फिर जब जीभ का काम खत्म हो गया, जीभ के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है ईसोफेगस, ठीक। इस पार्ट को हम बोलते हैं ईसोफेगस। इसमें क्या होता है कि ये जो फूड है वो मुंह से अंदर की तरफ ले जाने का काम करेगा। कहाँ तक लेके जाएगा? स्टमक तक, हमारे पेट तक लेके जाएगा, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होनी है? हमारे पेट में ही होनी है। तो ये फूड जो हमने अपने मुंह में लिया है वो हमारी बॉडी में अंदर जाना चाहिए। तो अंदर कैसे जाएगा? एक नलिका द्वारा जाएगा। एक किसी भी अगर हमें पानी कहीं से कहीं सप्लाई करना है तो एक ट्यूब की ज़रूरत होती है ना। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी अगर हमें खाना मुँह से लेके अंदर पेट तक लेके जाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। उसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं? ईसोफेगस, ठीक। ईसोफेगस क्या काम करेगा? जो भी हमारे फूड जो हमारा मुंह में प्रेजेंट है उसको कहाँ लेके जाएगा? हमारे स्टमक तक लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, ठीक। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जैसे अगर हम हाथ को अपने ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया। तो यानी कि जो भी हमारी नलिका है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये यानी कि यहाँ पे दबाव पड़ा, फिर यहाँ नॉर्मल, यहाँ दबाव पड़ा, फिर यहाँ नॉर्मल, इस तरीके से करके पूरा मतलब धीरे धीरे से दबा दबा के इसको क्या करता है? ये नीचे की तरफ मूव करता है उस खाने को हमारे पेट तक ले जाने के लिए, ठीक। इसके आगे के पार्ट्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। ये तो अब क्या हुआ? माउथ से फूड ईसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में जब पहुंचा तो स्टमक में क्या होता है? स्टमक में हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं, ठीक। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि गैस्ट्रिक जो टर्म होता है वो हमारा स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक इज अ टर्म समथिंग रिलेटेड टू स्टमक। हमारे पेट से रिलेटेड एक टर्म अगर हमें कोई देना है तो हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक। ग्लैंड्स मतलब ग्रंथिकाएं। किसी भी चीज़ का स्रावण करने के लिए या किसी भी एंजाइम का स्रावण करने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथिकाएं होती हैं जो अलग अलग
एंजाइम्स का स्रावण करती हैं। तो पेट में जो ग्रंथिकाएं उपस्थित होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहेंगे। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किसका स्रावण करेंगी, गैस्ट्रिक जूस का। ठीक, अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं हमारी, पेप्सिन होगा, HCl होगा और म्यूकस होगा। पेप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे खाने में जो भी प्रोटीन है, यानी कि अगर हम दाल खा रहे हैं जो कि बहुत हाई रिच सोर्स है हमारा किसका, प्रोटीन का, तो अगर हम दाल खाते हैं तो दाल का डाइजेशन कैसे होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा, दाल में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का काम करेगा। ठीक, फिर HCl सब मतलब अब आपने जनरल लैंग्वेज में सुना होगा कि पेट में एसिडिटी हो जाती है, या फिर एसिडिटी क्यों होगी, जब कोई एसिड प्रेजेंट होगा तभी तो एसिडिटी होगी ना। तो पेट में जो एसिड हमारे प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक, तो HCl क्या करता है, हमारे खाने का मीडियम डाइजेस्ट करने के लिए यानी कि पचाने के लिए एसिडिक या अम्लीय बनाता है, जिससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। ठीक, इसीलिए लोग कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी ढेर सारा नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे बाद पियो तो वो ज़्यादा फायदा करता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पेट में जो ये HCl सिक्रीट हो रहा है, जब आप पानी पियोगे तो उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक, वो सही से काम नहीं करेगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, खाने के मीडियम को डाइजेस्ट होने के लिए, खाना जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट होने के लिए उसका जो माध्यम है वो क्या बना देगा, अम्लीय बना देगा। ठीक है, फिर इसके बाद म्यूकस सिक्रीट होता है, वो एक चिकना पदार्थ होता है म्यूकस। वो क्या करता है, अब एसिड है तो एसिड से तो हमारे पेट की जो सेल्स हैं वो भी डाइजेस्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसको कवर करने का हमारी पेट की जो लाइनिंग है, जो मेम्ब्रेन है, जो भित्ति है या ठीक, उसको कौन बचाता है, इस HCl से ये म्यूकस बचाता है। ठीक, क्योंकि अगर हमारे पेट में HCl ऐसे ही विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट किसी म्यूकस के सिक्रीट होगा तो क्या होगा, ये हमारे पेट की जो सेल्स हैं वो भी डाइजेस्ट हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इसको बचाने के लिए क्या सिक्रीट होगा, म्यूकस सिक्रीट होगा, जो HCl से हमारे स्टमक की, हमारी पेट की लाइनिंग को बचाता है। इसके बाद स्टमक से फूड ट्रांसफर होता है हमारा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, अब जैसे पेट में गैस्ट्रिक जूस थे, ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट कर रही थी क्या, गैस्ट्रिक जूस, वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल एंजाइम। ठीक, अब इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे, और प्रोटीन्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे जो होता है आपका एमिनो एसिड्स। ठीक है, यानी कि इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करेंगे, जो भी हमने खाना खाया जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट को उसके और छोटे पार्ट में तोड़ेंगे जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, ग्लूकोज। ठीक, हमने फैट युक्त खाना खाया तो उसको किस में तोड़ेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, और प्रोटीन हमने खाया है तो उसको किस में तोड़ेंगे, एमिनो एसिड्स में। ठीक, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कई सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कई सारे हेयर लाइक आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हमारे ब्लड में, जैसे कि जब हमने खाना खाया तो जो भी हमारे स्टमक की या इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, इसमें मान लीजिए कोई भी फूड पार्टिकल है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इसके जो भी पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब होके क्या होने चाहिए, बाहर जाके हमारे ब्लड में मिक्स होने चाहिए।
तभी वो पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक क्या होगा, ट्रांसफर होगा और हर सेल के पास वो पोषक तत्व पहुंचेगा। ठीक है, तो इसको एब्जॉर्ब करने का या इसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, विलाई। विलाई किसको बोलते हैं, छोटे 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 बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे हाथों पे या कई जगह बाल होते हैं ना, छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है विलाई का। ठीक, इसके आगे भी देख लेते हैं। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, स्टमक से खाना मूव होके कहाँ आया हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशंस या जो स्रावण आते हैं वो हमारे दो ऑर्गन से आते हैं, एक होता है लिवर और एक होता है पैनक्रियाज। ठीक, ये दो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के हैं जो क्या करेंगे, सिक्रीशन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, लिवर में जो है वो लिवर से जो सिक्रीशन होगा उसे हम कहते हैं बाइल जूस, और पैनक्रियाज से स्रावण होता है पैनक्रियाटिक जूस का। ठीक है, पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण होगा उसमें दो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक, अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो क्या काम करेगा, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कि प्रोटीन्स को किस में बदलेगा, पेप्टोन्स में, और लाइपेज जो है वो क्या करेगा, फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना मूव होके कहाँ आता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे फूड का मतलब जो भी डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी हमारे पोषक तत्व हैं वो क्या होंगे, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। किसके थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, जो स्मॉल हेयर लाइक यानी छोटे छोटे बाल की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम विलाई कहते हैं। उसकी हेल्प से हमारे खाने के जो भी पोषक तत्व हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक, और एब्जॉर्ब होने के बाद सारी चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा खाना पहुंचता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वहाँ पे हमारे खाने में जो भी एक्सेस वाटर है वो भी क्या, यानी कि जो भी ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ पानी बच गया है तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यानी कि उसको भी वापस से अवशोषित कर लिया जाएगा। और बाकी जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है हमारे खाना डाइजेस्ट होने के बाद उसको फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू द ऑर्गन एनस। ठीक, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ये सिर्फ एक आपका क्या था, एक आउटलाइन था डाइजेशन का कि किस तरीके से ह्यूमंस में डाइजेशन होता है, और बाकी अभी फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे कि माउथ में डाइजेशन अगर स्टार्च का हो रहा है सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से तो वो और उसमें क्या क्या मैकेनिज्म है, या फिर हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट हैं तो वो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, और डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, सो इतनी सारी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर होंगी, सब समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।